रात के 2:30 का समय था। कल्लू हलवाई दावत निपटाकर बचा कुचा सामान जिसमें रसगुल्ले थे उन्हें एक कैनिस्टर में भरकर आगे स्कूटी पर रखकर बढ़ा चला जा रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा, मगर कल्लू हलवाई गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। अचानक वह सरकारी बंगलों के पास से गुजरा। उसे कुछ चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। कल्लू ने स्कूटी की स्पीड कुछ कम कर दी। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पर गई। वह लड़की कल्लू हलवाई की ओर ही देख रही थी। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे कल्लू हलवाई, क्या लिए जा रहे हो? मुझे भूख लगी है। क्या कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह है तुम्हारे पास? अगर हो तो मुझे प्लीज दे दो थोड़ी सी। वैसे भी तुम्हारी मिठाई दूर दूर तक फेमस है। कल्लू हलवाई थोड़ा हैरान हुआ कि यह लड़की मुझे कैसे जानती है, पर फिर उसे अपनी प्रशंसा सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद यह कोई मेरी ग्राहक होगी और इसे मेरी मिठाइयाँ पसंद होंगी। उसने स्कूटी रोकी और कैनिस्टर खोलकर लड़की को दिखाते हुए बोला, देखो, अभी तो हमारे पास सिर्फ रसगुल्ले हैं, आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं। लड़की बोली, अरे रसगुल्ले तो मेरे फेवरेट है, मैं जरूर लूंगी, मगर एक शर्त है, आपको इसके पैसे जरूर लेने होंगे। कल्लू हलवाई संकोच करता हुआ बोला, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी यह तो बचा हुआ सामान था, आप जितने चाहे ले लीजिए। पर लड़की नहीं मानी। मैं बोली, नहीं, आपको पैसे लेने ही होंगे। आखिरकार कल्लू मान गया। लड़की बोली, ठीक है, तो आप अंदर आइए। बगलों के गेट पर स्कूटी रोककर कैनिस्टर उठाकर कल्लू हलवाई लड़की के पीछे पीछे मेन डोर से एंट्री करता हुआ बंगले की ओर आगे बढ़ने लगा। कल्लू ने देखा बंगले में लाइट नहीं थी, मगर अंदर कोई लैंप जला हुआ था। लड़की ने बिल्डिंग का गेट खोला और कल्लू को अंदर आने के लिए कहा। कल्लू कैनिस्टर लेकर दरवाजे से अंदर घुस गया। लड़की बोली, आप जरा कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर और एक बर्तन लेकर आती हूँ। कल्लू कुर्सी पर बैठ गया, मगर यह क्या, जो ही कल्लू कुर्सी पर बैठा, अचानक लैंप की रोशनी बंद हो गई और रूम में एकदम अंधेरा छा गया। कल्लू ने दरवाजे की तरफ बाहर देखा, बाहर भी एकदम अंधेरा था। कल्लू ने अपने पास से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर कमरे में रोशनी करने का प्रयास किया। कल्लू ने कैनिस्टर खोला और ज्यों ही उसने कैनिस्टर के अंदर देखा, उसमें रसगुल्लों की चाशनी की जगह लाल खून भरा हुआ था। तभी जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कल्लू ने घबराकर माचिस निकाली और ज्यों ही उसने दूसरी तीली जलाई, उसके मुंह के ठीक सामने एक भयंकर चेहरा मौजूद था। यह चेहरा इतना भयंकर था कि कल्लू की जोर से चीख निकल गई। मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन उस भयंकर चेहरे वाली महिला ने, जिसके इतने गंदे बाल जैसे सालों से ना धुले हों, लंबे लंबे दांत, आंखों की जगह गड्ढे, उनमें से निकलती हुई चिंगारियां, उसने अपने नुकीले नाखूनों वाले हाथ से कल्लू की गर्दन को पकड़ लिया और बोली, मुझे रसगुल्ले नहीं, मुझे तो तेरा खून पीना है। तेरा खून पीकर ही मैं तरोताजा और जवान रह सकती हूँ। और ये कहकर ही उसने अपने दांत कल्लू की गर्दन में गड़ा दिए और एक तेज गर्म खून का फुहारा उसकी
गर्दन से बह चला और उसने एक एक बूंद कल्लू के शरीर से निचोड़ दिया। कल्लू का शरीर ऐसा हो गया मानो उसमें एक बूंद खून भी ना बचा हो। कल्लू की खतरनाक मौत के साथ ही वो सरकारी बंगलो एक बार एक जोरदार चीख के साथ गूंज उठा। सूरज अपने दोस्त के घर गांव में घूमने के लिए आया हुआ था। उसे भी कल्लू हलवाई की मौत के बारे में पता चला। सूरज शहर का रहने वाला था और पढ़ा लिखा लड़का था। वह भूत प्रेत की बातों को बेकार समझता था। उसे पता था कि कल्लू की मौत के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई साजिश है। उसने अपने दोस्त अशोक को कहा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? भला कोई भूत या भूतनी किसी को कैसे मार सकते हैं? मुझे तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश लग रही है। जरूर किसी अपराधी ने ये काम करा है, या होना हो कोई गैंग एक्टिव है। अशोक बोला, अरे यार कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, बस ये है कि उस सरकारी बंगले से दूर रहना पड़ेगा। मगर सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अशोक को बोला, यार क्यों ना हम सरकारी बंगले में जाकर वहाँ की कुछ तहकीकात करें और सारा कुछ ब्लॉग बनाकर YouTube पर डाल दें। वैसे भी मैं रहस्यमय चीज़ों का ब्लॉग बनाता हूँ। अशोक बोला, अरे नहीं नहीं यार नहीं, ये तो बिल्कुल गलत आइडिया है तेरा। अगर गांव में किसी ने इस बारे में सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। सूरज बोला, नहीं यार किसी को पता तक नहीं चलेगा। हम चुपचाप रात को चलेंगे और ब्लॉग बनाकर लौट आएंगे। आखिरकार सूरज ने अपने दोस्त अशोक को मना ही लिया और वो रात को ठीक 11:30 बजे निकल पड़े सरकारी बंगले की ओर। दोनों दोस्त अशोक की मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी बंगले वाली सड़क की ओर चल पड़े। रास्ते में गहरा अंधेरा और झाड़ियां थीं। झाड़ियों की साइड में उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी और वहां से पैदल बंगले की ओर बढ़ चले। सूरज राज का पर्दाफाश करना चाहता था, वहीं अशोक कुछ डरा हुआ भी था, पर अपने दोस्त सूरज की वजह से वह बंगले की ओर उसके साथ चल पड़ा। वे दोनों छुपकर बंगले की ओर नजरें गड़ाकर देख रहे थे। सूरज ने तो रिकॉर्डिंग भी चालू कर रखी थी ताकि अगर कोई बात या कोई घटना हो जाए तो उसका प्रूफ उसके पास रहे। अभी वो बंगले के मुख्य द्वार की ओर देख ही रहे थे कि तभी एक 12 साल का लड़का भागता हुआ बंगले के अंदर से आया। वह भागता हुआ सड़क की ओर रोता हुआ चिल्लाता हुआ जा रहा था। सूरज ने उसे रोका। अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? लड़का रोते रोते बोला, अंकल अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, वो लोग मेरे पापा को मार डालेंगे। वो कई सारे लोग हैं, मेरे पापा को पकड़ रखा है और उन्हें वो मार डालेंगे। सूरज ने लड़के को गले से लगाया और उसको दिलासा दी और वह सारी बात समझ गया कि कोई गैंग एक्टिव है जो कि लोगों को सता रही है। सूरज ने अशोक की तरफ देखा और बोला, देखा मैंने कहा था ना कि जरूर दाल में कुछ काला है। अशोक भी उसकी बात से सहमत था। यार तू ठीक कह रहा था, हमें चलकर इसके पिता की मदद करनी चाहिए। सूरज तुरंत मोटरसाइकिल की ओर भाग कर गया और अपने साथ लाई हुई लोहे की रॉड लेकर बंगलों के मुख्य गेट की ओर बढ़ने लगा। सूरज और अशोक ने लड़के को गेट पर रोककर
कहा, बेटा तुम यहीं रुको और अगर कोई आदमी आता जाता दिखे तो उसको भी इस बारे में बता देना, वो हमारी मदद करने के लिए जाएगा। हम चलकर तुम्हारे पिता को बचाते हैं। बच्चा मुख्य द्वार पर रुक गया और दोनों दोस्त अशोक और सूरज बंगले की ओर बढ़ चले। उन्होंने बिल्डिंग का मेन गेट खोला। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वे चुपचाप अंदर की ओर दाखिल होने लगे। बंगले की मेन बिल्डिंग में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि एक कमरे में से कुछ आवाजें आ रही हैं। सूरज बोला, यार अशोक तू यहीं रुक, मैं कमरे के अंदर जाकर देखता हूँ क्या सिचुएशन है। अशोक ने हाथ में मोबाइल लिया और वीडियो बनाता हुआ वहीं पर रुक गया, जबकि सूरज कमरे में दाखिल हो गया। ज्यों ही सूरज कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कुर्सी पर दरवाजे की ओर पीठ करके कोई बच्चा बैठा हुआ है। सूरज ने उसको पुकारा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यों ही बच्चे ने अपना चेहरा सूरज की ओर पलटा, सूरज की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि यह वही बच्चा था जो बंगले में से बाहर निकलता हुआ आया था और उन दोनों से मदद मांग रहा था अपने पिता के लिए। बच्चा मुस्कुरा रहा था। सूरज डरा नहीं, वह बोला, अरे ये क्या चक्कर है? तुम अंदर कैसे आए? तुम तो बाहर थे। और कहाँ है तुम्हारे पिता? ज्यों ही सूरज ने ये बात पूछी, बच्चा कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। मेरा कोई पिता नहीं है और मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। ये सब बात बोलकर वो लड़का धीरे धीरे एक डरावनी 17-18 साल की लड़की के अंदर कन्वर्ट हो गया। सूरज ये सब देखकर हैरान हो गया और अब उसे घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि उसने अब ऐसी अजीबोगरीब घटना देख ली थी जिसे देखकर अब वह बुरी तरह से भयभीत हो चुका था। वह जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागने लगा, मगर यह क्या, जो ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा धम से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। उधर कमरे के बाहर अशोक जोर जोर से चिल्लाने लगा, सूरज तू ठीक तो है दोस्त? सूरज कैसा है यार? अशोक बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से सूरज बाहर आया। सूरज का चेहरा एकदम भयंकर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके फोटो पर लाल लाल कुछ तरल पदार्थ सा लगा हुआ था। लेकिन ज्यों ही सूरज कमरे से बाहर अशोक की तरफ आया, उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। सूरज बोला, अरे यार कुछ भी नहीं था कमरे में, उस बच्चे ने तो हमारे साथ पूरा मजाक कर दिया। कहाँ है वो बच्चा? चल उसे पकड़ते हैं। अशोक बोला, यार तेरी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी गांव में और आसपास के गांव वालों को सभी को जानता हूँ, लेकिन ये बच्चा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। लगता है कोई दूसरे गांव का बच्चा था ये, या हो सकता है किसी के घर रिश्तेदारी में आया हो। लेकिन तभी अशोक कुछ हंसता हुआ बोला, पर यार अभी अभी जब तू कमरे से बाहर निकल रहा था ना, तो तेरा चेहरा एकदम भयंकर लग रहा था। मोबाइल में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, ला तुझे वीडियो क्लिप दिखाता हूँ।
अशोक ने मोबाइल की गैलरी में जाकर वीडियो ऑन की और वह वीडियो दिखाने के लिए सूरज की ओर बढ़ा। मगर यह क्या, कमरे का दरवाजा खुलने से लेकर और अशोक के पास आने तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अशोक थोड़ा हैरान हुआ, बोला दरवाजा अपने आप कैसे खुला और यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर उसने वीडियो पीछे करके शुरू से देखी। जब वे बंगले के बाहर रोड पर खड़े थे और बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया था, अशोक ने देखा कि कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में था ही नहीं। ये सब देखते ही अशोक सारे मामले को समझ गया और बंगले से बाहर की ओर भागने लगा। भागते समय उसके हाथ से फोन छूटकर वहीं गिर गया। वह बंगले की बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। तभी आगे से मुख्य द्वार पर वही बच्चा हंसता हुआ आ रहा था और पीछे से उसका दोस्त सूरज भी भयंकर हंसी हंस रहा था। देखते ही देखते सूरज 18-19 साल की लड़की में परिवर्तित हो गया और जोरदार हंसी के साथ बोला, मुझे जवान और तरोताजा रहने के लिए खून की जरूरत पड़ती है और आज तो मुझे एक नहीं दो इंसानों का खून मिल गया। वह चुड़ैल जैसी शक्ल वाली लड़की, जिसके गंदे घुंघराले बाल, आंखों की जगह गड्ढे, उसमें से निकलती हुई चिंगारियां, नुकीले नाखून और लंबे लंबे दांत, वह अशोक की ओर बढ़ने लगी। तभी फर्श पर पड़े फोन में रिंगटोन बजी। रिंगटोन हनुमान चालीसा की थी, जिसे सुनकर वह चुड़ैल और वह बच्चा दोनों ही बुरी तरह से डरने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर अशोक जल्दी से मेन गेट की ओर भागा और बंगले से बाहर आकर सड़क पर अपनी बाइक की ओर दौड़ने लगा। ज्यों ही वह बाइक की ओर बढ़ा, उसने देखा बाइक पर कोई बैठा है। अरे यह क्या, यह तो सूरज है। सूरज बोला, यार तू इतनी जल्दी बंगले में क्यों चला गया था? मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा था। अब अशोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे चक्कर आने लगे। उसे सही गलत और असली नकली का कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मायाजाल में फंस चुका हो। सूरज ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और कपड़े से अशोक को अपने शरीर से बांध लिया और बढ़ चला घर की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? इसी तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज से। तो चलिए अब अपने होस्ट और दोस्त कैप्टन सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।